हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे उसी से आगे जहाँ पे छोड़े थे, क्लास 9 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का। अब हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है, मैदान क्या होता है? ये मैदान जो होता है एक प्लेन, इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं, एक समतल भूभाग होता है, यानी कि उसमें उबड़ खाबड़ आपको कम मिलेगा। एक प्लेन जमीन, जो प्लेन हम लोग आम भाषा में, अपने भाषा में बोलते हैं प्लेन है, यानी कि समतल, समतल भूमि को बोलते हैं मैदान। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखे थे पहले ही, इंडिया का जो मैप है, यानी कि इंडिया जो है उसमें एक नदी आपको बताए थे, ये सिंधु। दूसरा गंगा, यहाँ से निकलता है उत्तराखंड और ये पूरा यूपी बिहार में बहते हुए बांग्लादेश में एंटर करके इधर चला जाता है। और आप लोग पढ़े थे एक ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से आता है, यहाँ पे इंडिया में एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में, और असम वगैरह होते हुए, अभी आप सुन रहे होंगे असम में कितना बाढ़ आया है ये। और इसकी जो सहायक नदी है, इसमें मिलने वाली नदी जो है, उसकी वजह से वहां पे बाढ़ आया है। तो ये तीन नदी यानी कि यहाँ पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तक, इनके द्वारा जो अवसाद बहा के लाया जाता है, आप लोग सुने होंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ यानी कि जल के द्वारा लाया गया मृदा, ये जलोढ़ मृदा, इसी से बना है ये उत्तर का मैदान। यहाँ पे आपको दिखेगा जो हम लोग पहले देखे थे। और इधर भी कुछ मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी भी क्षेत्र है, लेकिन असम में भी आपको कुछ मैदानी क्षेत्र मिलेगा। तो ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर का मैदान किन नदियों के द्वारा बना है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और इनकी सहायक नदी, और इनमें जो छोटी छोटी नदियां आके मिलती है, उनके द्वारा ये मिल के बनाया है उत्तर का मैदान। ठीक है, अब कैसे बना है देखिए। जब बोला जाता है इधर हिमालय है, हिमालय से जो नदियां गिरती थी तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहाकर लाती थी। अवसाद का मतलब होता है मिट्टी, और यही मिट्टी को बोला जाता है जलोढ़ मृदा। ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया बना था तो यहाँ पे बहुत ही गहरा क्षेत्र था, लेकिन इनके द्वारा जो अवसाद मिट्टी लाए गए, वो उसके द्वारा इसे फुलफिल कर दिया गया, भर दिया गया। और जब वो भर दिया गया तो ये मैदानी क्षेत्र अस्तित्व में आया है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ यानी कि खेती यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकता है और होता भी है। ठीक है, इसका विस्तार कितना है? तो देखिए 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। इसका लंबाई देखेंगे, यानी कि ऐसे यहाँ से इधर, तो ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई देखेंगे उत्तर से दक्षिण, तो 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा आपको ये दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे आपको जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। अब आप खुद सोच सकते हैं जनसंख्या क्यों मिलेगी। देखिए ये जनसंख्या वहीं पनपती है जहाँ संसाधन अधिक हो। यही लिखा हुआ है, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, यानी कि यहाँ का मृदा जो है, मिट्टी जो है, वो बहुत ही समृद्ध है, अच्छा है। पर्याप्त पानी की भी कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए गंगा और उसकी सहायक नदी बह रही है, की उपलब्धता। और अनुकूल जलवायु यानी कि क्लाइमेट भी अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है। इन सब की वजह से यहाँ पे उत्पादन बहुत अच्छा होता है फसलों का। देखिए ये बहुत ही ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है, और जब ये उत्पादक क्षेत्र है, इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या भी उसी अनुपात में दिखा जाता है ना। यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ही ज्यादा घना है। और आप पढ़े होंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। बिहार कम एरिया में, यहाँ पे ज्यादा लोग। ठीक है, ठीक, आपको ये सब बता चुके हैं। उत्तर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से मिट्टी बह के आया, तो ये उत्तर का मैदान का निर्माण हुआ। अब देखिए यहाँ से जो नदी निकलता है, शुरुआत में तो तेजी से बहता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्लेन एरिया में बहने लगता है। तो लास्ट की तरफ जाके नदी
वो बहुत ही छिछला हो जाता है, यानी कि कम गहरा में बहने लगता है। और कहीं कहीं देखिएगा तो मिट्टी उभर जाएगा, मतलब इधर इधर पानी बह रहा है, बीच में मिट्टी निकला हुआ है। और इसी को बोला जाता है, जो इनके द्वारा, नदी के द्वारा एक द्वीप, द्वीप किसे बोलते हैं? द्वीप यानी कि इंग्लिश में आप लोग सुनेंगे आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, वो आइलैंड है। लेकिन ये भी पानी से घिरा हुआ एक जमीन है, लेकिन ये नदी के द्वारा बनाया गया है। जनरली ये समंदर में या रेयरली डैम वगैरह में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कहाँ पे है? नदी में। इसीलिए इसको बोला जाता है नदीय द्वीप, जो यहाँ लिखा हुआ है। जब वो नदी आगे बहती है तो उसकी गति कम हो जाती है, और गति कम हो जाती है तो यहाँ पे बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, दुनिया में जो सबसे ज्यादा बड़ा नदी द्वीप है वो इंडिया में ही है। वो आपको दिखेगा, देखिए लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित माजोली, ये जगह का नाम है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास, वहाँ लोग रहते भी है। ठीक है, नदी के बीचों बीच रहते हैं। ठीक ठीक, आगे जाता है ये, और ये बहुत सारे धाराओं में बढ़ जाता है। और नदी की आकृति वगैरह में पढ़ना है। आप एक डेल्टा का नाम सुनेंगे, डेल्टा का निर्माण होता है, वो सब आगे पढ़ना ही है। ठीक है, एक और फैक्ट आप लोग देख लीजिए। एक और फैक्ट क्या है? वो फैक्ट, दो आब। दो आब, आब का मतलब होता है पानी, दो का मतलब दो, तो आब मतलब पानी यानी कि नदी। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। अब ये दो नदी है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये जो एरिया है, नदी तो ऐसे है, ये नदी है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है दोआब। क्यों? क्योंकि ये दो नदी के बीच का क्षेत्र है, तो दो नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है दोआब। आप लोग सुनेंगे पंजाब, पंजाब। अब पंजाब में आपको आब दिख रहा है, ये रहा आब, ये आब यानी कि पानी। अब पंज मतलब पांच, पांच नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो उत्तर का मैदान है उसको मोटे तौर पर लिखा है, उसको तीन भागों में बांटा गया। कितने? तीन भागों में। और ये तीन भाग में नाम है, जैसे गंगा के पश्चिमी भाग और सिंधु नदी, इस एरिया को देखें तो ये कौन सा भाग है? ये है पंजाब का मैदान। फिर आता है आगे पंजाब से लेके, यानी कि ये यहाँ गंगा नदी शुरुआत होता है, गंगा नदी से लेके तीस्ता नदी तक। तीस्ता आपको बताए थे, याद कीजिए, सिक्किम के बगल जहाँ नेपाल का अंत होता है। तीस्ता नदी के बारे में तो ये गंगा नदी से लेके तीस्ता नदी तक, इस हिमालय, बार बार हिमालय आप लोगों को बताए थे तो हिमालय ही आ रहा है। इस क्षेत्र में जो मैदान पाया जाता है वो मुख्य मैदान कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट में आता है तीस्ता नदी से लेके यहाँ अंत, यानी कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी का जो मैदान है उसको बोलते हैं असम का मैदान। ठीक है, सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। गंगा का मैदान, ठीक, इसको गंगा का मैदान बोलेंगे। और इसमें कौन कौन सा मुख्य राज्य आ जाएगा? तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब। ठीक, और लास्ट में जो है ये असम का जो मैदान है इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक ठीक, आगे अब आपको बताए थे कि ये पूरा समतल एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र है तो पूरा समतल तो आपको नहीं दिखेगा, कुछ ऊंचा, कुछ उबड़ खाबड़ भी दिख सकता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर के मैदान सामान्यतः तो प्लेन ही है, बिल्कुल समतल है, लेकिन इसमें कुछ स्थल ऐसे हैं जो आपको उच्चावच, देखिए एक वर्ड है उच्चावच। उच्चावच यानी कि जमीन कैसा था आपको बताए थे शायद, उच्चावच। और ये उच्चावच कैसा है इंडिया का, यानी कि ये मैदान का, वो कहीं कहीं आपको डिफरेंट नजर आएगा, समतल नजर नहीं आएगा। ठीक है,
आगे ये जो मैदान है उसमें कुछ आकृतियां पाई जाती है। मैदान है, अब वो जमीन जो है वहां पे 4 भागों में उसको बांटा गया है। कितने भाग? 4 भागों में। 4 भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक जैसी आकृति आपको नहीं दिखेगी, एक से ज्यादा प्रकार की आकृति आपको दिखेगी। ठीक है, तो क्या क्या दिखेगी उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 भागों में विभाजित किया गया है और उसका थोड़ा इमेज बना लें। देखिए, ये हिमालय है, मान लीजिए हिमालय है, तो हिमालय से जो नदियाँ गिरती है उसके बारे में यहाँ बात हो रहा है। अब आपको पता है हिमालय के जस्ट नीचे मैदानी क्षेत्र है। अब मैदानी क्षेत्र है तो हिमालय से जब नदियाँ आई तो आपको पता है ये अपने साथ बहुत सारे मिट्टी वगैरह भी बहा के लाती है। तो जब शुरुआत हुआ था उस टाइम ये बहुत बड़े बड़े निक्षेप लेके आती थी, पत्थर वगैरह लेके आती थी। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है, नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, शिवालिक मत पूछिएगा क्या है, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़े पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। 8 से 16 किलोमीटर ये चौड़ा एरिया जो है, यहाँ बहुत सारा नदी जब गिरेगी तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वगैरह का जमाव कर देगी ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे तो इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है भाबर। अब नाम तो अजीब सा है, क्या करें, लेकिन दिया हुआ तो है भाबर। ठीक है, तो भाबर किसको बोलेंगे? जब पहाड़ियों से नदी गिरती है और अपने साथ बड़े बड़े निक्षेप ला के नीचे जमा कर देती है तो उस क्षेत्र को बोला जाता है भाबर। भाबर के बाद क्या होगा? भाबर में बड़े बड़े जब बोल्डर जमा हो जाते हैं, ये पत्थर जमा हो जाते हैं, तो नदी पानी कभी कभी नीचे से बहने लगता है। यानी कि आप देखिएगा लिखा होगा यहाँ, नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, विलुप्त हो जाती है यानी कि छुप जाती है। अब छुपेगी कैसे? छुपेगी नहीं, बस नीचे से बहने लगती है, क्योंकि ये पत्थर बड़े बड़े हैं। आप लोग वीडियोस वगैरह में देखे होंगे इसको। ठीक है, और फिर एक जगह छिप जाती है, फिर आगे चल के उसको निकलना होता है, फिर आगे वो निकलती है। लेकिन ये एरिया क्या है? प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैलता है, और जब फैल जाता है नदी ऐसे से करके, तो इस क्षेत्र को बोला जाता है इसको बोला जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र एक दलदली भूमि जैसा है। कैसा भूमि है? दलदली। यहाँ पे अब ये नहीं सोचिए जाएंगे तो डूब जाएंगे। दलदली मतलब ये है कि थोड़ा हमेशा यहाँ पे पानी जमा रहता है, पानी का अंश ज़्यादा रहता है, असर ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये थोड़ा दलदली टाइप का भूमि होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ, इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती है। नदी जो है जो छुपी हुई थी वो फिर से निकल गई और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। नम यानी कि थोड़ा भीगा हुआ, और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे वन्य प्राणी बहुत सारे हैं, यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई है। और ये जंगल जो है, यहाँ पे जो जंगल काटा गया, देखिए जब जनसंख्या बढ़ता गया, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, जनसंख्या बढ़ता गया तो फूड यानी कि फर्स्ट ये खाना का डिमांड बढ़ता गया, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जंगल जमीन को काटा भी गया है। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जो आपको ढूंढने बोल रहा है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में ही है, यूपी में इसका लोकेशन है। ठीक, 2 आकृति अभी आप लोग पढ़े हैं, कौन कौन? एक है भाबर, दूसरा है तराई। ठीक, अब तराई क्षेत्र क्या हुआ? तराई क्षेत्र भाबर के बाद कुछ दूरी तक आपको मिलेगा। ठीक, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे, देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो फिर आपको ये नदी विशाल मैदान में बहता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जब ये विशाल एरिया में बहता है, मान लीजिए ये नदी बह रहा है, ठीक, नदी बह रहा है तो गंगा आप देख रहे हैं कि ये समतल एरिया है, समतल एरिया है तो ज़्यादा गहराई मिल नहीं पाता है। अब और ये पानी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है,
तो जब पानी अधिक गिरता है, हिमालय का सारा नदी, जितना भी सहायक नदी है इनकी, वो सारे आके इधर बहुत सारा पानी लेके आता है, तो इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है। और इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, अक्सर बाढ़ आते रहता है, जो अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, मानसून का समय है। तो बहुत क्षेत्र में, और खास करके अभी तो आप लोग असम का सुने होंगे, बहुत ज़्यादा तबाही मच रहा है। क्यों? क्योंकि ये समय ही ऐसा है। वहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आप लोग वीडियो वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दो आकृति बचा हुआ है वो देखते हैं। भाबर तराई पढ़ लिए। जब नदी बह रहा हो तो क्या होता है, अक्सर बाढ़ आता। पहले तो और एरिया में बाढ़ आता, पूरे एरिया में बाढ़ आ जाता था। तो जब बाढ़ आता था तो अपने साथ वो मिट्टी लेके आता है। ये तो आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं। क्या हुआ कि बहुत बार मिट्टी लाते लाते कुछ एरिया को वो दूर, जो नदी से थोड़ा दूर है, जो नदी से दूर एरिया है, उस एरिया में वो बहुत सारा मिट्टी जमा कर चुका है और थोड़ा ऊंचा हो गया है धीरे धीरे। और ये ऊंचा हो गया है तो इसी को बोला जाता है भांगर। नाम अजीब अजीब है, ठीक है। और जो नया क्षेत्र, जो नदी के पास वाला क्षेत्र है, जहां अभी भी अक्सर बाढ़ आता है, देखिए ये ऊंचा हो गया है, तो बहुत ज्यादा पानी आएगा तभी यहाँ पे बाढ़ आएगा, नहीं तो कम पानी आएगा। यहाँ तो अक्सर बाढ़ आता है, यहाँ अक्सर बाढ़ आता है, यानी कि ये हर साल आने वाला बाढ़ है। और ये कौन सा है, इस क्षेत्र को बोला जाता है खादर। ठीक दिख रहा है आपको? तो नाम अजीब अजीब सा है, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये रहा भांगर और ये रहा खादर। ठीक, खादर क्षेत्र। अब आपसे कभी पूछा जाए कि नदी के समीप कौन सा होता है, खादर की भांगर, तो आप क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे। ठीक, और आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, भांगर जो क्षेत्र है वहां पे चूना पत्थर का जो छोटा छोटा पत्थर पाया जाता है, उसको हम लोग कंकड़ बोलते हैं, कंकड़। ठीक, और देखिए ये फिर एक चीज और बताया है कि ये उपजाऊ क्यों रहता है। ये उपजाऊ इसलिए रहता है, खादर क्षेत्र खास करके, उपजाऊ तो दोनों ही है, लेकिन खादर ज्यादा उपजाऊ क्यों है? क्योंकि हर साल जो नदी से बाढ़ आता है तो वो अपने साथ नई मिट्टी लेके आता है, और जब नई मिट्टी आएगा तो ये हर बार यहाँ पे मिट्टी नया हो जाएगा, और नया मिट्टी में खेती अच्छे से हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे गहन कृषि यानी कि बहुत ही ज़्यादा, गहन को आप लोग गाढ़ा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा उत्पादन करने वाला खेती यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए, इस काफ़ी ज़्यादा चीज़ है इसमें, इसीलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।